जी फ्रेंड्स, अपने इस सेशन को हम लोग कंटिन्यू रखते हैं और अब हम लोगों ने इनकम टैक्स के सारे अमेंडमेंट्स कवर अप कर लिए। तो नाउ वी आर सपोज टू डू द अमेंडमेंट्स विच आर रिलेटेड टू द टॉपिक ऑफ जीएसटी। जीएसटी में भी वैसे ही करेंगे जैसे इनकम टैक्स में करते आ रहे थे। जो मेरी किताब है, जो मेरी बुक है, जो भारत लॉ हाउस से पब्लिश होती है, उस बुक के जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 1 to 3, तो मैं चैप्टर नंबर वाइज ही इसमें आगे आगे बढ़ता रहूँगा। हमारे पास जो सबसे पहला चैप्टर है बुक के अंदर, वो है बेसिक इंट्रोडक्शन एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो ये जो बेसिक इंट्रोडक्शन एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, इसके अंदर ऑब्वियस सी बात है कोई अमेंडमेंट नहीं होना था, कोई अमेंडमेंट है भी नहीं। उसके बाद हम लोगों ने चार्जेबिलिटी वाला सेक्शन किया था, सेक्शन नंबर 9 हम लोगों ने किया था, और उसी से रिलेटेड मैंने आरसीएम के सेक्शन 9(3), 9(4), 9(5 आपके साथ डिस्कस किए थे। हालांकि आरसीएम की सारी सिचुएशंस जो थी वो मैंने एग्जेम्पशन के चैप्टर में कवर अप करी है लिंकिंग करते हुए, लेकिन उसका हल्का फुल्का जिक्र हम लोगों ने चार्जेबिलिटी में किया था। चार्जेबिलिटी के चैप्टर में कोई अमेंडमेंट नहीं है। जो भी अमेंडमेंट है वो मैं आपके साथ एग्जेम्पशन के चैप्टर में जरूर कवर अप करूंगा अभी थोड़ी देर में। थर्ड चैप्टर हम लोगों ने जो किया था दैट वाज द चैप्टर ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के अंदर अगेन कोई बहुत मेजर अमेंडमेंट नहीं है, एक दो छोटे छोटे चेंजेस हैं। जैसे आप सबको याद है कि लास्ट टाइम जब हमारा नवंबर 22 का एग्ज़ाम था तो उसके लिए कुछ इन्होंने चेंजेस करे थे। तो जो चेंजेस नवंबर एग्ज़ाम के लिए हुए थे उसी उन्हीं चेंजेस के अंदर दोबारा से चेंज कर दिया। मतलब अमेंडमेंट के अंदर भी अमेंडमेंट हो रहा है। आपको याद होगा हम लोगों ने नवंबर 22 के लिए कंसेप्ट किया था कि फ्लाई ऐश ब्रिक्स, इसके अलावा ब्रिक ऑफ फॉसिल मील्स, इसके अलावा बिल्डिंग ब्रिक्स, इसके अलावा अर्थन रूफिंग टाइल्स, ये जो प्रोडक्ट्स हैं, इन प्रोडक्ट्स के लिए जो एग्जम्पशन लिमिट है वो कितने की अप्लाई होगी। ये जो एग्जम्पशन लिमिट है जहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ पे 40 लाख रुपए वाली जो लिमिट है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। अब ये जो अमेंडमेंट लास्ट टाइम इसमें हो गया था, इसी के अंदर अमेंडमेंट ये हुआ है कि जो ये वाला टॉपिक था हमारे पास फ्लाई ऐश ब्रिक्स या फ्लाई ऐश एग्रीगेट, तो ये जो फ्लाई ऐश एग्रीगेट था इसके आगे लिखा हुआ था विद 90% और मोर ऑफ द फ्लाई ऐश कंटेंट। तो ये जो 90% और मोर वाली कंडीशन है, इस कंडीशन को यहाँ से हटा दिया गया है और इस वजह से आप देखेंगे यहाँ पे मैंने इसको कट करके लिखा हुआ है, ये 90% और मोर वाली कंडीशन को यहाँ से कट कर दिया गया है। तो एज ऑफ नाउ द पोजीशन इज दैट ऑल काइंड्स ऑफ फ्लाई ऐश एग्रीगेट्स जो हैं वो इस कंडीशन के अंदर कवर अप हो जाते हैं। तो रजिस्ट्रेशन का एक अमेंडमेंट तो हम लोगों ने ये वाला डिस्कस कर लिया। इसके साथ साथ में आपको याद होगा हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन के अंदर एक और टॉपिक किया था जहाँ पे कुछ रूल नंबर 10 के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि आधार नंबर के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है जब हम लोग रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं। तो उसी से रिलेटेड इन्होंने रूल नंबर 10B एक इंट्रोड्यूस किया है और रूल नंबर 10B में इन्होंने ये कहा कि साहब ये 3 काम ऐसे हैं जिन 3 कामों को करने के लिए आधार के साथ लिंकिंग करना कंपल्सरी है। अब ये 3 काम कौन कौन से हैं ध्यान से पढ़ेंगे। फॉर फाइलिंग ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन, अगर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका है, सस्पेंडेड है, कैंसिलेशन है और उसका रिवोकेशन करवाना चाहते हैं, उसको रिवर्स करना चाहते हैं, तो कैंसिलेशन जो हुआ है उसको रिवोक करना है, रिवर्स करना है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप एप्लीकेशन देना चाहते हैं कैंसिलेशन का रिवोकेशन के लिए, तो आपका जीएसटी नंबर आधार लिंक होना ज़रूरी है। दोबारा से एक बार पढ़ देता हूँ। फॉर फाइलिंग ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर द रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इन फॉर्म नंबर GST REG 21 अंडर रूल नंबर 23। तो रूल नंबर 23 पे जो आपने फॉर्म सबमिट करना था, उस फॉर्म को सबमिट करने के लिए, एप्लीकेशन को सबमिट करने के लिए जीएसटी नंबर और आधार का लिंकिंग ज़रूरी है। एक पॉइंट, एक रीज़न। दूसरा, फॉर फाइलिंग ऑफ अ रिफंड एप्लीकेशन इन फॉर्म नंबर RFD 01 अंडर रूल नंबर 89। हालांकि सीए इंटरमीडिएट में रिफंड हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट स्टिल एक पॉइंट हमारे पास नहीं आया कि अगर आपको अपने जीएसटी का रिफंड लेना है तो रिफंड लेने के लिए अगेन आपका आधार और आपका GSTN जो है वो लिंक होना ज़रूरी है।
इसी प्रकार से रिफंड अगर आपने लेना है आईजीएसटी का, जब आपने गुड्स इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट कर दिए हैं तो गुड्स एक्सपोर्ट होने पे जो हमारे पास ये जीरो रेटेड सप्लाई बन जाता है, तो जो भी आपने आईजीएसटी पे किया है परचेज के टाइम पे, तो उसका आपको रिफंड मिलता है। तो ये जो 3 रीजंस हैं, इन 3 रीजंस के लिए अब आपको अपना आधार जीएसटी नंबर के साथ लिंक करना होगा। जब हम लोग कहा कि आपको अपना आधार करना होगा, तो आपका मतलब कौन, किसको करना होगा, तो वो भी इन्होंने रूल नंबर 10B के अंदर लिखा। और रूल नंबर 10B में कहा कि भाई अगर कोई प्रोप्राइटरी फर्म है तो जो प्रोप्राइटरी फर्म का प्रोप्राइटर है उसको अपना आधार लिंक करना होगा, तो प्रोप्राइटर का आधार चाहिए होगा हमें। अगर एक पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर का, किसी भी पार्टनर का आधार चाहिए होगा हमें। इसी प्रकार से अगर एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के केस में कर्ता का आधार चाहिए होगा। अगर कोई कंपनी है तो कंपनी के केस में हम लोग होल टाइम डायरेक्टर का आधार देखेंगे या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर का आधार देखेंगे हम लोग। इसी प्रकार से अगर कोई एओपी, बीओआई या कोई सोसाइटी है तो वहाँ पे जो मैनेजिंग कमेटी है उस मैनेजिंग कमेटी का जो मेंबर होगा उनमें से किसी एक मेंबर का आधार हमें चाहिए होगा। देन अगर कोई ट्रस्ट है तो ट्रस्ट के केस में जो भी ट्रस्टीज हैं उनका हमें चाहिए होगा एज आधार। और इसके अलावा बाकी सभी ऑर्गेनाइजेशंस में जो भी ऑथराइज्ड सिग्नेटरीज हैं इनका हमें आधार चाहिए होगा। तो अगर आप फर्स्ट लाइन से पढ़ना स्टार्ट करें तो फर्स्ट लाइन को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पढ़ेगा। द रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज बीन इशूड अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर रूल नंबर 10 shall undergo authentication of आधार नंबर ऑफ। तो अगर आपका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुका है और उसके बाद आपने इन 3 में से कोई एक काम करना है, कौन सा 3 काम, आपने कैंसिलेशन को रिवोक करवाने के लिए एप्लीकेशन देनी है, आपको जीएसटी रिफंड लेना है उसके लिए आपको एप्लीकेशन देनी है, आपको आईजीएसटी का रिफंड लेना है उसके लिए आपको एप्लीकेशन देनी है। तो फिर ऐसी सिचुएशन में रजिस्टर्ड पर्सन का आधार और रजिस्टर्ड पर्सन का जीएसटी आपस में लिंक होना चाहिए। अगर वो लिंक नहीं है तो करवाना पड़ेगा हमें। और उसमें आधार किस किस का होगा वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। साथ साथ में इसके एक्सेप्शन केस है। एक्सेप्शन केस क्या है कि साहब मान लीजिए आधार अभी तक इशू हुआ ही नहीं है तो क्या करें। अगर आधार अभी तक इशू नहीं हुआ है तो सरकार ने कहा कोई बात नहीं, पहले आधार के लिए अप्लाई कर लो भाई। अगर आप आधार के लिए अप्लाई करते हो तो आपको आधार की एक एनरोलमेंट आईडी मिलेगी, आधार एनरोलमेंट आईडी सबमिट कर देना। चलो मान लो वो भी नहीं होता तो फिर ऐसे केस में आप इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट सबमिट कर दो। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको बैंक से पासबुक मिली होगी, अगर पासबुक के ऊपर फोटोग्राफ लगी हुई है तो वो सबमिट कर दो। वोटर आई कार्ड बना होगा आपका वो सबमिट कर दो, पासपोर्ट होगा वो सबमिट कर दो, ड्राइविंग लाइसेंस होगा वो सबमिट कर दो। कहने का मतलब कि गवर्नमेंट द्वारा इशू किया हो गया कोई न कोई फोटो आई कार्ड होगा वो सबमिट कर दीजिए। तो यही बात अब इन्होंने रूल नंबर 10B के प्रोविजन में लिखी। अब इसको दोबारा से एक बार मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। द फर्स्ट प्रोविजन टू सेक्शन 25(6)(a) provides that if Aadhaar number is not assigned to an existing registered person, such person shall be offered an alternative and viable means of identification in the prescribed manner. Such prescribed manner has been prescribed under Rule 10B, which is as follows. तो यहाँ पे ये कहा गया कि भाई अगर आधार नंबर नहीं है तो आधार नंबर के अलावा हम लोग कोई अल्टरनेटिव मीन्स पे चले जाएंगे आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए। अब वो अल्टरनेटिव मीन्स क्या है कि भाई अगर आधार नंबर नहीं है तो आधार नंबर के लिए अप्लाई कर दो। अगर आप आधार नंबर के लिए अप्लाई करते हो तो जो आधार को अप्लाई करने पे आपको एनरोलमेंट आईडी स्लिप मिली है वो सबमिट कर देना। मान लीजिए आप वो भी नहीं करते, आपको याद होगा मैंने आपको क्लासेस में बताया था सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट थी जहाँ पे उन्होंने कहा कि आधार आपके लिए ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। आधार कंपलसरी सिर्फ एक सिचुएशन में है जहाँ पे गवर्नमेंट द्वारा दी गई जो स्कीम्स हैं जैसे कोई सब्सिडीज वगैरह हैं, अगर आपको वो गवर्नमेंट की सब्सिडीज या स्कीम्स का बेनिफिट लेना है सिर्फ उसी सिचुएशन में आधार नंबर कंपलसरी है। अदरवाइज कोई अगर इंडिविजुअल ऐसा है जो ये ना चाहे कि उसको आधार मिले तो कोई उसे फोर्स नहीं करेगा आधार लेने के लिए। अब मान लीजिए अगर एक इंडिविजुअल है वो कहता है साहब मेरे को तो आधार नहीं लेना,
लेकिन गवर्नमेंट फिर भी चाहती है कि हम उसका आइडेंटिफिकेशन जो है वो अपने पास रखें, हमें पता चले कि भाई ये बंदा है कौन, इसकी आइडेंटिटी क्या है। तो फिर सरकार ने कहा कि हमें गवर्नमेंट जो इशूड फोटो आइडेंटिटी कार्ड्स हैं उनमें से कोई ना कोई एक चाहिए होगा इन ल्यू ऑफ आधार। अगर आप आधार सबमिट नहीं करें तो उसके बदले में कुछ और। तो अब वो क्या क्या है? पहला, बैंक की पासबुक जिसमें फोटोग्राफ लगी हो। आई एम नॉट श्योर, मेरे को नहीं पता कि ऐसे कौन से बैंक्स हैं जो पासबुक के ऊपर फोटोग्राफ लगा के देते हैं। मेरा जो अकाउंट है वो HDFC बैंक में है, एंड आई एम श्योर HDFC बैंक वाले तो फोटो नहीं लगा के देते। बट देन हो सकता है, मेरी नॉलेज में ना हो, लेकिन हो सकता है ऐसे बैंक्स हों जो कि पासबुक के ऊपर फोटोग्राफ प्रिंट करके देते हों। मेरे साथ नहीं है ऐसा, हो सकता है कोई ऐसा बैंक जरूर हो। देन वोटर आई कार्ड, ऑब्वियसली आई एम हैविंग अ वोटर आई कार्ड, फोटो भी लगी हुई है, हालांकि बहुत पुरानी है बट स्टिल। पासपोर्ट, ऑब्वियसली येस आई हैव अ पासपोर्ट। देन ड्राइविंग लाइसेंस, ऑब्वियसली येस आई हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस, और सबके ऊपर फोटोग्राफ लगी हुई है। तो जिस पे भी फोटोग्राफ प्रिंटेड है जो गवर्नमेंट द्वारा इशू किया गया एक आइडेंटिटी प्रूफ बन सकता है, वो आप सबमिट कर दीजिए अगर आप आधार सबमिट नहीं कर रहे हैं तो अल्टरनेटिव मीन्स इस तरीके से हमारे पास निकल के आ गए हैं द फर्स्ट प्रोविजो टू रूल नंबर 10B। इसी प्रकार से हमारे पास सेकंड प्रोविजो आया, सेकंड प्रोविजो टू रूल नंबर 10B। ये सेकंड प्रोविजो क्या कहता है? सेकंड प्रोविजन टू रूल नंबर 10B कहता है दैट सच पर्सन शैल अंडरगो द ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर विद इन द पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द अलॉटमेंट ऑफ आधार नंबर। और आपको याद है मैंने क्लासेस के अंदर भी आपको बताया था कि ऑथेंटिकेशन कैसे होता है। जो हमारा GST का पोर्टल है वहाँ पे जाके आपको एक आइकन दिखाई देता है, बटन दिखाई देता है, उस पर आप क्लिक करते हैं, आपके ईमेल के ऊपर एक लिंक आ जाता है, ब्लू कलर का एक पूरा लिंक आता है, आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं, फिर कहीं ना कहीं आपसे OTPs डिमांड किए जाते हैं, आप OTPs डालते हैं, तो दैट इज अ प्रोसेस ऑफ लिंकिंग योर GST नंबर विद योर आधार नंबर। तो लेटेस्ट से अगर आपके पास आधार नहीं है और आपने आधार के लिए अप्लाई किया है तो फिर उसके बाद 30 days के अंदर अंदर आपको वो लिंकिंग करना ज़रूरी हो जाता है। और साथ साथ में जो रूल नंबर 10B अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, ये उन सभी सिचुएशन में अप्लाई नहीं होगा जहाँ पे जो हमारे पास सेक्शन 25(6)D है वो अप्लाई होता है। और ये भी आपको याद होगा 25(6)D में हम लोगों ने क्या किया था कि भाई अगर कोई ट्रांसपोर्टर है तो जो टिकट इशू कर रहा है वही इनवॉइस बन जाता है, और वो सारी बातें जो हम लोगों ने वहाँ पे डिस्कस करी हैं। फिर वो मल्टीप्लेक्स थिएटर्स की बात होती है एंड सो ऑन। देन हमारे पास रूल नंबर 21 जो GST का रूल नंबर 21 है, दैट इज अगेन रिलेटेड टू द कैंसिलेशन या सस्पेंशन ऑफ योर GST नंबर ऑन द सुओ मोटो बेसिस बाय द प्रॉपर ऑफिसर, जो GST ऑफिसर है। तो सुओ मोटो कैंसिलेशन के बारे में है, और सुओ मोटो कैंसिलेशन में हम लोग दो चीज़ें साइमल्टेनियसली पढ़ते हैं, साथ साथ में पढ़ते हैं। वन इज योर सेक्शन नंबर 29 and the other one is rule number 21. they both go hand in hand. तो बहुत सारी कंडीशंस हैं सुओ मोटो कैंसिलेशन के लिए, और उनमें से कुछ तो दिया हुआ है सेक्शन 29 के अंदर और कुछ दिया हुआ है रूल नंबर 21 के अंदर। तो मैंने टेबलर फॉर्म के अंदर आपको दी हुई है ये सारी कंडीशंस, जिससे आप डिमार्केट कर सकते हैं कि सब सेक्शन में क्या लिखा हुआ है और रूल नंबर में क्या लिखा हुआ है। तो सेक्शन 29 पढ़ते हैं। सेक्शन 29 के अंदर आपको याद है ये 6 पॉइंट्स दिए हुए हैं, A, B, C, D, E, F। तो ये 6 पॉइंट पहले भी थे, अब भी 6 पॉइंट है, बस फर्क ये है कि अब B और C पॉइंट में अमेंडमेंट आया है। यहाँ पे अमेंडमेंट है, ये जो 2 पॉइंट्स हैं इन 2 पॉइंट्स को इन्होंने चेंज कर दिया है, इनकी लैंग्वेज चेंज हो गई है। अब इसको B पॉइंट को मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। एनी पर्सन हु इज पेइंग टैक्स अंडर द कॉम्पोजिशन स्कीम, तो कॉम्पोजिशन स्कीम और स्पेशल स्कीम की बात हो रही है। सेक्शन 10 सबसेक्शन 1, 2, 2A उन सब के बारे में बात हो रही है। अगर कोई भी व्यक्ति कॉम्पोजिशन स्कीम फॉलो कर रहा है और अगर उसने अपनी GST रिटर्न सबमिट नहीं करी है फॉर द फाइनेंशियल ईयर बियॉन्ड 3 months आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ द सेट रिटर्न। नाउ यू ऑल नो द कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर आपको रिटर्न तो साल में एक बार सबमिट करनी है, लेकिन जो वो सेल्फ असेसमेंट का फॉर्म है वो सेल्फ असेसमेंट आपको क्वार्टरली बेसिस के ऊपर उसकी स्टेटमेंट सबमिट करनी है। लेकिन जो GST रिटर्न जिसको प्रॉपर रिटर्न हम लोग बोलते हैं वो साल में एक बार जाएगी, और अगर ड्यू डेट के बाद 3 महीने तक
ड्यू डेट के बाद 3 महीने तक अगर आपने अपनी रिटर्न सबमिट नहीं करी है तो उससे आपका सुओ मोटो कैंसिलेशन किया जा सकता है बाय द प्रॉपर ऑफिसर। तो एक कंसेप्ट तो आपके पास ये वाला आ गया। एक और कंसेप्ट इसके अंदर आया कि ऐसा कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन जो कॉम्पोजिशन की फॉलो नहीं कर रहा है, जैसे मैं अगर अपनी बात करूं, मैं कॉम्पोजिशन की फॉलो नहीं करता हूं और अगर मैंने अपनी रिटर्न सबमिट नहीं करी है फॉर सच कॉन्टिन्यूस टैक्स पीरियड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, तो अगर मैंने लगातार कुछ टाइम पीरियड तक अपनी जीएसटी रिटर्न सबमिट नहीं करी है तो फिर ऐसे केस में प्रॉपर ऑफिसर सुओ मोटो कैंसिलेशन कर सकता है। इसी से रिलेटेड रूल नंबर 21 आया। इसी से रिलेटेड रूल नंबर 21 में भी बदलाव हुआ। इनफैक्ट बदलाव नहीं, इसके अंदर शायद ये 2 पॉइंट्स ने ऐड हुए। देखिएगा क्या है, कहता है बीइंग अ रजिस्टर्ड पर्सन, अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है, he is required to file the return under 39(1) for each month or part of the month and has not furnished the return for the continuous period of 6 months। तो अगर हम लोग यहाँ पे कहेंगे प्रिस्क्राइब पीरियड है तो वो प्रिस्क्राइब पीरियड कितना है, वो प्रिस्क्राइब पीरियड फिर रूल नंबर 21 में लिख दिया कि साहब 6 महीने का टाइम पीरियड है। तो 6 महीने तक अगर आपने लगातार अपनी रिटर्न सबमिट नहीं करी है तो ऐसी सिचुएशन में 6 महीने के बाद सुओ मोटो कैंसिलेशन आपका किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 21। अच्छा, ये 6 महीने तो उस सिचुएशन में है जहां पे कोई भी एसएससी मंथली बेसिस पे अपनी रिटर्न सबमिट कर रहा है, जैसे मैं मंथली बेसिस पे रिटर्न सबमिट करता हूं। लेकिन मान लीजिए अगर कोई एसएससी ऐसा है जो क्वार्टरली बेसिस पे रिटर्न सबमिट करता है, मे बी वो क्यूआरएमपी की स्कीम फॉलो कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में इन्होंने कहा कि साहब 6 महीने को हम अगर क्वार्टरली बेसिस पे कन्वर्ट कर दें तो 2 क्वार्टर बन जाते हैं। तो 2 क्वार्टर को इन्होंने यहां पे लिख दिया है 2 टैक्स पीरियड्स। तो आप जरा ध्यान से देखते हैं, बीइंग अ रजिस्टर्ड पर्सन, ऊपर भी यही था बीइंग अ रजिस्टर्ड पर्सन, नीचे भी यही आ रहा है। पॉइंट नंबर एच और पॉइंट नंबर आई दोनों में बीइंग अ रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब दोनों पॉइंट्स रजिस्टर्ड पर्सन के लिए है। लेकिन पॉइंट नंबर एच जो है वो उसके लिए है जो मंथली बेसिस पे रिटर्न सबमिट करता है, और पॉइंट नंबर आई जो है वो उसके बेसिस के लिए है जो क्वार्टरली बेसिस पे रिटर्न सबमिट करता है। So being a registered person who is required to file the return under the provision of section 39(1) for each quarter or part thereof, and he has not submitted the return for the continuous period of 2 tax period. 2 tax period will become 2 quarters. तो जैसे ऊपर 6 महीने था, that 6 महीने has become 2 quarters over there. तो एक तरफ 6 महीने और एक तरफ 2 क्वार्टर, जो ये एक अमेंडमेंट है। इसके साथ साथ में आपको याद है हम लोगों ने सेकंड प्रोविजन सेक्शन 29(2) और रूल नंबर 21(a) किया था, दैट वाज द पीरियड एंड द मैनर ऑफ सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। और इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें मैंने आपको टेबलर फॉर्म के अंदर लिख के दी हुई है और काफ़ी अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, एक एक बात काफ़ी अच्छे तरीके से लिखी हुई है, प्रॉपर हेडिंग्स बना के और टेबलर फॉर्म में। तो इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है। अब आप कहेंगे सर अगर अमेंडमेंट नहीं है तो फिर ये पूरा पेज को लिख के दे दिया, इसलिए दे दिया क्योंकि इसके अंदर फर्स्ट प्रोविजन के बाद अब सेकंड प्रोविजन उन्होंने इंसर्ट किया है। अब ये सेकंड प्रोविजन क्या है जो मैं रिलेट करूंगा, अब इसको ध्यान से देखिएगा। यहां पे रूल नंबर 21(a) किस चीज से रिलेटेड था? रूल नंबर 21(a) जो था वो रिलेट कर रहा था पीरियड एंड मैनर ऑफ सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। एक बार इसको पढ़ते हैं, थोड़ा सा रिकॉल करेंगे। Once a registered person has applied for the cancellation of registration or the proper officer seeks to cancel his registration on suo motu basis, अगर कोई व्यक्ति एप्लीकेशन दे रहा है कि मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दो, या फिर जो हमारा जीएसटी ऑफिसर है वो अपनी मर्जी के अनुसार किसी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहा है सुओ मोटो बेसिस पे, तो प्रॉपर ऑफिसर जो भी जीएसटी ऑफिसर है वो आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर देगा फॉर सच टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच द प्रोसीडिंग्स रिलेटेड टू कैंसिलेशन आर पेंडिंग। तो पहले सस्पेंशन और उसके बाद कैंसिलेशन, यही वाली बात मैंने आपको अपनी क्लासेस के अंदर में बताई थी। तो जब तक आपकी वो कार्रवाई चल रही है कैंसिलेशन की, तब तक आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंडेड रहेगा। दिस इज डन टू इंश्योर दैट द टैक्स पेयर इज फ्रीड फ्रॉम द रूटीन कंप्लायंसेस लाइक फाइलिंग ऑफ द रिटर्न ड्यूरिंग द टाइम पीरियड और ड्यूरिंग विच द कैंसिलेशन इज पेंडिंग। तो भाई जब तक वो कैंसिल नहीं हो जाता तब तक उसे सस्पेंड कर देंगे, और सस्पेंशन करने से फायदा ये होगा कि जो रूटीन की कंप्लायंसेस है हम उन रूटीन की कंप्लायंसेस से बच जाएंगे।
और इसी चीज के लिए रूल नंबर 21A आया था कि कैंसिलेशन कैसे होगा, सस्पेंशन कैसे होगा और उसका टाइम पीरियड क्या रहेगा। यहां पे हमारे पास एक फर्स्ट प्रोविजन था जो कि हमें ये कह रहा था दैट सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर दिस रूल में बी रिवोक्ड, मतलब सस्पेंशन को रिवोक कर देंगे, सस्पेंशन को खत्म कर देंगे एनी टाइम ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ कैंसिलेशन एज ही डीम्स फिट। तो अगर असेसिंग ऑफिसर को बीच में कभी भी ऐसा लगता है या फिर जो हमारा प्रॉपर ऑफिसर है उसको ऐसा लगता है कि व्यक्ति ने अपने सारे टैक्सेस पे कर दिए हैं, इंटरेस्ट पे कर दिए हैं, पेनल्टीज पे कर दी हैं, रिटर्न्स सबमिट कर दी हैं, तो वो हमारा जो कैंसिलेशन था या फिर जो सस्पेंशन था उसे रिवोक कर सकता है। फर्स्ट प्रोविजन ये बात बोल रहा था। अब इन्होंने सेकंड प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया और ये जो सेकंड प्रोविजन है इसमें इन्होंने ये कहा है कि अगर किसी का भी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो चुका है, ध्यान रखिएगा रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हुआ है, अभी कैंसिल नहीं हुआ, अगर किसी भी व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हुआ है क्योंकि उन्होंने सेक्शन नंबर 29(2)(b) और C को प्रॉपरली फॉलो नहीं करा। अब आइए 29(2)(b) और C क्या था। 29(2)(b) और C इस बार चेंज हुआ, ये रहा सेक्शन 29(2) और उसका पॉइंट नंबर B और पॉइंट नंबर C जो अभी भी डिस्कस किया था कि कॉम्पोजिशन स्कीम वाले हैं तो 3 महीने आफ्टर द ड्यू डेट, और अगर कॉम्पोजिशन स्कीम फॉलो नहीं कर रहा है तो कॉन्टिन्यूस टैक्स पीरियड वही जो 6 महीने और 2 क्वार्टर की बात हुई। तो अगर किसी व्यक्ति का इस कारण की वजह से रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हुआ है, अभी कैंसिलेशन नहीं हुआ, तो गवर्नमेंट ने ये कहा कि साहब हम लोग इस सस्पेंशन को रिवोक कर देंगे। मान लिया जाएगा कि सस्पेंशन रिवोक हो गया है अगर उन्होंने अपनी सारी की पेंडिंग रिटर्न सबमिट कर दी है। तो अगर आप अपनी सारी पेंडिंग रिटर्न्स जो 6 महीने की या 2 क्वार्टर की या फिर लेटर से कॉम्पोजिशन स्कीम है तो आपकी एनुअल जो रिटर्न है अगर वो आपकी पेंडिंग है और आप सारी की सारी रिटर्न सबमिट कर दें तो जो भी सस्पेंशन हुआ था कैंसिलेशन से पहले, ध्यान रखिएगा ये कंसेप्ट अप्लाई तब होगा जब कैंसिलेशन अभी हुआ नहीं है, आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सस्पेंडेड है, कैंसिलेशन नहीं हुआ है। मैं पढ़ देता हूं पूरी बात। Whether registration has been suspended, registration suspended है for the contravention of the provisions of 29(2)(b) and C, तो 29(2)(b) and C मैंने अभी आपको बता दिया, and the registration has not already been cancelled, तो रजिस्ट्रेशन अभी तक कैंसिल नहीं हुआ, नॉट वर्ड लिखा हुआ है, सस्पेंडेड है, कैंसिल्ड नहीं है, और कैंसिलेशन होने से पहले अगर सारी रिटर्न सबमिट कर दी जाए तो मान लिया जाएगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हुआ था वो रिवोक हो गया है। इट विल बी डीम्ड टू बी रिवोक्ड, मान लिया जाएगा कि वो रिवोक हो गया है। तो हमारा जो रजिस्ट्रेशन का सिस्टम था उसके अंदर ये कुछ चेंजेस हैं which I believe is something not very major amendment या very relevant और very important amendment from the intermediate point of view, लेकिन हाँ ठीक है अमेंडमेंट है, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं है। आई डोंट थिंक कि एग्जामिनर इतनी डिटेल्स में जाके पूछने वाला है।